नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और इस सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की बजट, बचत और प्लानिंग की जरूरत के बारे में। आज की चर्चा का विषय है इमरजेंसी फंड और प्रोटेक्शन प्लानिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, जीवन के सभी पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। आइए आज के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। लाइफ स्टेज प्लानिंग क्या क्या होती है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर जरूर देख लें। आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड और प्रोटेक्शन प्लानिंग के बारे में। इमरजेंसी फंड पर बात करने से पहले थोड़ा सा बजट की बात कर लें। हम सभी जानते हैं कि बचत कितना जरूरी है। एक थंब रूल याद रखेंगे तो परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी, और वो रूल है कि आपकी जो टेक होम इनकम है उसका 20 से 25% सेविंग में जाना ही चाहिए। आप महीने में जितना भी कमाते हो उसका 25% आप ये मान लें कि वो आपको मिला ही नहीं है, और बचे हुए 75% में से ही अपने खर्चों को एडजस्ट करें, फिर चाहे वो आपकी EMI हो या इंश्योरेंस के प्रीमियम। तो चलिए अब आते हैं इमरजेंसी फंड पर। इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, और यदि इस स्थिति का सामना करने के लिए हम आर्थिक रूप से तैयार नहीं हैं तो मुश्किलें आ सकती हैं। यदि हम आर्थिक रूप से तैयार हैं तो उस वक्त हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। खर्चे दो तरह के होते हैं, एक प्लान्ड और दूसरा अनप्लान्ड। जो प्लान्ड खर्चे होते हैं उनका प्रोविजन तो हम कर लेते हैं, लेकिन अनप्लान्ड खर्चों का क्या होगा? जैसे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बाढ़ या तूफान से घर का नुकसान हो गया, या अचानक ही कोई बहुत बीमार हो गया। ऐसे बहुत सारे अनप्लान्ड खर्चे हो सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की इमरजेंसी जैसे कि नौकरी छूट जाना, कमाने वाले का बीमार हो जाना, जिससे कि आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है, ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए हमें अपनी सेविंग से कुछ पैसे इस हेड में रखने होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी में ही यूज किए जाएंगे। यदि आपके पास इन परिस्थितियों के लिए पैसे नहीं होंगे तो या तो आप किसी से लोन लेंगे और या फिर आपको अपना कोई एसेट बेचना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखना पर्याप्त होगा। तो इसका सही अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी आपका 6 महीने का ऑल इंक्लूसिव जो खर्चा है उतना अमाउंट आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। यदि आपके साथ आपके बुजुर्ग माता पिता भी रहते हैं जिनकी कोई अर्निंग नहीं है, तो आपको करीब करीब 1 साल का खर्चा इस फंड में रखना सेफ रहेगा। मानिए कि यदि आपकी कोई नौकरी छूट गई है तो पूरी संभावना है कि अगले 6 महीने में आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, और तब तक इमरजेंसी फंड आपके काम आएगा और आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि घर में बुजुर्ग भी हैं तो उनके साथ अनएक्सपेक्टेड मेडिकल खर्चे हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इमरजेंसी फंड रखना सेफ रहेगा। अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप निर्णय लें कि आपको कितना इमरजेंसी फंड रखना होगा, और जब तक वो अमाउंट पूरा ना हो जाए तब तक अपनी सेविंग का कम से कम 50% इस फंड के लिए सेव करें, जिसको कि सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही यूज किया जाएगा। और इस पैसे को बैंक FD या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखें जहां से ये तुरंत मिल जाए। भूल कर भी इस पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में ना रखें।
मेरे हिसाब से तो बैंक एफडी सबसे अच्छा रहेगा, जहां इंटरेस्ट भले ही कम हो लेकिन जरूरत पड़ने पर तुरंत वो पैसे आपको मिल सकते हैं। इमरजेंसी फंड का प्रोविजन करने के बाद अब बात करते हैं प्रोटेक्शन प्लानिंग की, यानी कि आर्थिक सुरक्षा की। हालांकि इमरजेंसी फंड रखना भी आर्थिक सुरक्षा का ही एक भाग है, लेकिन वो तब काम आएगा जब किसी तरह का इंश्योरेंस कवर आपको प्रोटेक्शन नहीं देता। जिन रिस्क को हम इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं उनको हमें इंश्योरेंस से कवर करके अपने इमरजेंसी फंड को सेफ रखना चाहिए। और इसमें सबसे पहले आती है मेडिकल इमरजेंसी, जिसको कि हम एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेकर कवर कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके पास मेडिकल कवर नहीं है। उन्हें इसका प्रीमियम देना बेकार में पैसे फेंकना लगता है, और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है, हम तो एकदम फिट हैं। लेकिन जब एक बार कुछ हो जाता है और हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो जीवन भर की कमाई एक बार में ही चली जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। आप अभी हेल्दी हैं, कम एज के हैं, तो आपको कम प्रीमियम में मिल जाएगा। यदि कोई बीमारी आ गई तो या तो बहुत महंगा मिलेगा या कोई भी कंपनी देगी ही नहीं। एक और सवाल बार बार पूछा जाता है कि हमारा तो ऑफिस की तरफ से पहले से ही कवर है, फिर हम क्यों लें हेल्थ इंश्योरेंस। ऐसे भाइयों को मेरा कहना है कि आप खुद सोचिए कि क्या आप इस कंपनी में हमेशा के लिए रहेंगे, क्या आप कभी रिटायर नहीं होंगे या जॉब चेंज नहीं करेंगे। जॉब चेंज करते समय एक कंपनी से रिजाइन करना और दूसरी कंपनी में ज्वाइन करके कवर प्राप्त करने तक काफी दिनों का अंतर हो जाता है, और उस समय में आपका कोई कवर नहीं होता। इसके अलावा रिटायर होने पर आपकी कंपनी आपको कोई कवर नहीं देगी, और उस उम्र में कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी आपको कवर नहीं देगी, क्योंकि तब तक आपको कोई ना कोई लाइफ स्टाइल बीमारी घेर चुकी होगी और कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर देने से मना कर देगी। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप शुरू से ही एक हेल्थ कवर लें। यदि ऑफिस का कवर है तो कम अमाउंट का फैमिली फ्लोटर ले लें, जिसमें एक ही पॉलिसी में आप सभी फैमिली मेंबर कवर हो जाएंगे। हेल्थ पॉलिसी लेते समय इन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें कि जो पॉलिसी आप ले रहे हैं उसमें कैशलेस फैसिलिटी हो। आपकी पॉलिसी में को पे का क्लॉज ना हो। ये को पे का क्लॉज ऐसा होता है कि जिसमें 80% समझिए कंपनी देगी, 20% आप देंगे। तो आप इस तरह के क्लॉज वाली पॉलिसी ना लें। रूम रेंट की कोई कैपिंग ना हो। इसके अलावा नो क्लेम बोनस, एक्सक्लूजन्स, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, वेटिंग पीरियड, इन सभी नियमों को ध्यान से देख लें। हेल्थ कवर मेडिकल इमरजेंसी में आपकी सेविंग को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेगा। आइए इसके बाद बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। हम सभी के पास LIC और अन्य कंपनियों के लोग पॉलिसी के लिए अप्रोच करते ही रहते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का उद्देश्य हमारी लाइफ के रिस्क को कवर करना होना चाहिए, न कि सेविंग, रिटायरमेंट या टैक्स प्लानिंग। लाइफ कवर हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहिए कि यदि अनफॉर्चुनेटली हमारी डेथ हो जाती है तो एक लमसम अमाउंट हमारी फैमिली को मिल जाए, जिससे कि हमारे बाद भी उनको आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को भूल कर भी मिक्स ना करें, और ऐसी पॉलिसी ही लें जो हमारी डेथ के बाद सम एश्योर्ड हमारी फैमिली को देती हो। ऐसी पॉलिसी को टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, और यदि कम एज में ली जाए तो काफी सस्ती मिल जाती है
और प्रीमियम एक बार तय हो जाए तो जीवन भर सेम प्रीमियम रहता है। अब सवाल यह है कि टर्म इंश्योरेंस का कवर कितना हो। तो इसका थंब रूल है कि आपका कवर आपकी एनुअल टेक होम इनकम का कम से कम 10 टाइम होना चाहिए और आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ ग्रेजुअली इसको भी बढ़ाते रहना चाहिए। जब भी कभी कोई बड़ा लोन लेते हैं या होम लोन या पर्सनल लोन, तो उस पूरे अमाउंट के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेना कभी ना भूलें। ऐसा करने से यदि हमारी डेथ हो जाती है तो परिवार को इंश्योरेंस कवर का अमाउंट मिल जाएगा और हमारे बाद भी फैमिली आर्थिक परेशानियों से बची रहेगी। प्रधानमंत्री की योजना में साल के 12 रुपए में 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर और लगभग 350 रुपए में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर अवेलेबल है और सभी को इस योजना का फायदा जरूर लेना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने बैंक से संपर्क करें। इसके अलावा एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें पार्शियल और परमानेंट डिसेबिलिटी कवर भी हो, उसको भी ले लेना अच्छा रहेगा, जिससे कि यदि किसी एक्सीडेंट में चोट लग जाने से डिसेबिलिटी हो जाए तो कवर का अमाउंट मिल सके। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ना तो हेल्थ इंश्योरेंस काम आएगा और ना ही टर्म इंश्योरेंस काम आएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फाइनेंशियल प्लानिंग के उस पार्ट की जो आपको व आपकी फैमिली को इमरजेंसी और अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में सुरक्षा प्रदान करेगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी बची हुई स्टेजेस के लिए किस तरह से प्लानिंग करें और कहाँ इन्वेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो अगले वीडियो में फिर से मिलने के वादे के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।